बच्चों, आप सभी का उड़ान फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत विषय पर बातचीत कर रहे थे। इस विषय पर हमने आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 45 और आर्टिकल 45A पर भी डिस्कशन किया था। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए हम आपके बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन आएँ और आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएं। इसी दिशा में हमारी पहल है और बस थोड़ी सी कमी बाकी है, हमें आपका सहयोग और चाहिए। इसलिए आप सभी हमारे उड़ान फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ उड़ान फाउंडेशन एक नाम नहीं है, दरअसल ये आपके सपनों के उड़ान भरने की एक धीमी गति से चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। हम उसी प्रक्रिया में आपके पंख लगाकर आपके सपनों को साकार करना चाहते हैं। चलिए हम लोग अपने मूल विषय पर आते हैं। बातचीत पर्याप्त हो चुकी है। पिछले वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था, बेसिकली हम लोग आर्टिकल्स पे डिस्कस कर रहे थे और मैंने कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को बताए भी थे। हम लोग अगले आर्टिकल्स 46 पर जाने से पहले थोड़ा सा पिछले आर्टिकल्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बच्चों, मैंने आप लोगों को आर्टिकल 36 बताया था जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं ये भी हमने आपसे डिस्कस किए थे। आर्टिकल 37 के नीति निर्देशक तत्वों को निर्धारित करने वाली या इनको डायरेक्शन देने वाली जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। आर्टिकल 38 के बारे में बताया था कि ये एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का विकास करेगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। आर्टिकल 39 के बारे में बताया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था आर्टिकल 39 में की गई है। आर्टिकल 40 में डिस्कस किया था हम लोगों ने ग्राम पंचायतों के संगठन पर। आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और रोजगार के बारे में चर्चा की थी। आर्टिकल 42 में भी हमने प्रसूति महिलाओं के बारे में चर्चा की थी। आर्टिकल 43 में भी हमने कुछ विशेष उपलब्धियों पे बातचीत की थी कि सरकार ने हमारे नागरिकों के लिए या अपने नागरिकों के लिए कौन कौन सी विशेष व्यवस्थाएं लागू की हैं। आर्टिकल 44 में हम लोगों ने नागरिक सिविल संहिता की बात की थी और आर्टिकल 45 में हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो समाज को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास करती हैं। जैसे कि पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को अब किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया, केवल 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आर्टिकल 46 पे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर आर्टिकल 46 कहता क्या है। अगर हम इसको जाने तो सबसे पहले हमें ये जानना अनिवार्य होगा कि आखिर इसमें जो कहा गया है उसके पीछे कारण क्या है। तो पहले आर्टिकल नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, कौमा, अनुसूचित जनजाति, जिन्हें हम शॉर्ट में एससी और एसटी के नाम से भी जानते हैं, वह अन्य दुर्बल वर्गों हेतु, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति, हितों की अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति। इसको
सबसे पहले तो इसके एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। जैसे इससे हमें क्या क्या मिला है। एससी एक ऐसा समुदाय जो कि हमारे यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है, अपने अतीत को आज तक ढो रहा है, ऐसा वर्ग। अनुसूचित जनजाति एक ऐसा वर्ग जिसका वास्तव में देखा जाए तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तीसरा, अन्य दुर्बल वर्ग। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल ये 10% का जो आरक्षण है ये यकायक उपलब्ध नहीं करा दिया गया, बल्कि इसके बारे में संविधान में पहले से ही लिखा हुआ था और यहां पर इंडिकेट किया गया है अन्य दुर्बल वर्गों के, यानी ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उपलब्ध आपको कराया गया है यह आर्टिकल 46 के तहत उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि समाज का एससी और एसटी के अलावा और भी वंचित वर्ग है जो सामान्य वर्ग है, उसमें भी पिछड़े लोग हैं, उसमें भी गरीब लोग हैं। ऐसे लोगों की भलाई के लिए भी सरकार को और राज्य को कार्य करना पड़ता है। राज्य का उत्तरदायित्व बनता है, तो राज्य अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए इस आर्टिकल 46 के तहत ईडब्ल्यूएस का प्रोसीजर लागू कर रही है। अब देखिए यहां पर किन दो चीजों पर विशेष तौर पर बात की है। पहला शिक्षा और दूसरा अर्थ यानी धन, यानी एजुकेशन एंड मनी या वेल्थ। अब देखिए कि यहां पे अन्य दुर्बल वर्ग तो है, लेकिन स्पेशली यहां पर जो फोकस किया गया है वो एससी कम्युनिटी पर और एसटी कम्युनिटी पर किया गया है। तो एससी और एसटीज की शिक्षा की भलाई के लिए, उनके धन संबंधी सहयोग के लिए राज्य हमेशा प्रयास करेगा। यानी एससीज और एसटीज कम्युनिटी का स्पेशली और ईडब्ल्यूएस का भी अब इसमें शामिल हो गया है। इनकी भलाई के लिए इन क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में प्रयास करेगा, राज्य अपना उत्तरदायित्व निभाएगा। अब देखिए राज्य का उत्तरदायित्व क्या है कि एससी एसटी का शोषण न किया जा सके, एससी और एसटी के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार न हो सके। तो इन सभी की भलाई के लिए उन्होंने शिक्षा को भी इसमें शामिल कर दिया कि जब लोग शिक्षित होंगे तो ये जो कम्युनिज्म है, जातिवाद है, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो हमारा राज्य, जिसे हम भारत कहते हैं, ये अपने आप विकसित होने की दिशा में अग्रसर हो जाएगा। इस 46 में यही बात कही गई है। अब देखिए हम लोग अगले आर्टिकल्स पर आते हैं। आर्टिकल 47 क्या कहने का प्रयास करता है आर्टिकल 47? आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर, व जीवन स्तर का सुधार करने का सुधार करने तथा लोक स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का, सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, का राज्य का कर्तव्य। अब
इसमें हमें एक एक शब्द पर बड़े ध्यान से होकर के समझना पड़ेगा। पोषाहार स्तर क्या है? यानी किसी भी मानव के पोषण के लिए उसको जिन तत्वों की आवश्यकता है, राज्य का ये कर्तव्य है कि अगर वह व्यक्ति अपने स्तर पर उन चीजों को अपने आम जीवन में भोजन के रूप में शामिल करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे लोगों के पोषाहार स्तर यानी भोजन के स्तर में सुधार करे। दूसरा, जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब है अगर किसी का शरीर क्षय रोग से ग्रस्त है, अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का मानसिक विकास और शारीरिक विकास तो होने से रहा, तो क्या किया सरकार ने कि ऐसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने औषधालयों का निर्माण करा दिया, जिन्हें हम हॉस्पिटल्स कहते हैं। और इन हॉस्पिटल्स में जाकर के वो निम्न वर्ग का तबका जो कि अपने जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम नहीं है, दवाइयों के माध्यम से अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। अगला पॉइंट, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य का मतलब यहां किसी जाति विशेष से नहीं है, यहां पर किसी वर्ग विशेष से नहीं है, बल्कि यहां पर जो वास्तविक है में कहा गया है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति का से तात्पर्य क्या हुआ कि चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधारने का कर्तव्य राज्य का है। और इसीलिए राज्य ने संघ स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर औषधालयों या हॉस्पिटल्स का निर्माण किया और इससे अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, अपने कर्तव्य को निभाया। यही बात आर्टिकल 47 में कही गई है। अब देखिए हम लोग अगले आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अब देखिए आर्टिकल 48 को एक्सप्लेन करने से पहले आर्टिकल 47 में एक महत्वपूर्ण बात छूट गई है, वो भी आपको, जैसे यहां पर क्या किया गया? मद्य निषेध। मद्य निषेध क्यों किया गया? क्योंकि अगर सरकार मद्यपान को बढ़ावा देती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारे समाज का जो स्वास्थ्य है वो प्रदूषित हो जाएगा। आप जानते हैं गुजरात में और बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई है। इसको धीमे धीमे पूरे राज्य स्तर पर यानी पूरे देश स्तर पर लागू करने का प्रयास जारी है और निश्चित तौर पर सरकार इसमें सफल होगी। हालांकि कई जगहों पर इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग या मद्य का प्रयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता है। तो जहां पर इनका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है वहां तो ये प्रयोग निरंतर जारी रहेगा, लेकिन जहां पर ये प्रयोग दवा के रूप में या औषधि के रूप में नहीं होता बल्कि नशे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर इसको निषेध कर दिया जाएगा, यानी पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 48। कहा गया कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसका तात्पर्य क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसका तात्पर्य है कि राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है
कि कृषि करने के नए नए तरीकों की खोज करें, वैज्ञानिक तरीकों की खोज करें और उन वैज्ञानिक तरीकों की खोज करके कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने में सहयोग दें। ये व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक किसान कार्यक्रम दूरदर्शन पर आज भी चलता है, जिसमें कृषि में कौन कौन से तकनीकी सुधार हो सकते हैं उन सब के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाती है। पशुपालन का संगठन, इसका मतलब हुआ कि पशुओं की नस्लों का सुधार करना, विशेषकर उन पशुओं की जो कि दूध देने वाले हैं, गाय है, बछड़े हैं, इन सभी की नस्लों में सुधार करना ताकि आगे आने वाले जो दुधारू पशु उत्पन्न हो वह निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले हो। इसीलिए पशुपालन के संगठन पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने का प्रयास किया गया आर्टिकल 48 के तहत। इसके तहत आप सभी जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने गौ हत्या को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया और अभी हाल ही में बकरीद पर बकरा काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दुधारू पशुओं और गायों की हत्या को भी निषेध कर दिया गया है, यानी अब गायों और दुधारू पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। यह बात अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 48 में कही गई है। अब देखिए, आर्टिकल 48 के बाद अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 48A। क्या कहता है ये आर्टिकल 48A? अब क्योंकि आर्टिकल 48A आर्टिकल 48 का क्लॉज है, इसका मतलब है ये मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसे बाद में जोड़ा गया, यानी इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो कौन सा संशोधन? 42वें संशोधन 1976 ईस्वी 1976 ईस्वी द्वारा इसको जोड़ा गया। अब इसके द्वारा जोड़ा गया, लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें विषय क्या है। इसके विषय की अगर बात करें तो इसमें जो विषय दिया गया है वो विषय ये है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन। कमा या वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अब देखिए यहां पर क्या कहने का प्रयास किया गया। राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाए और उसका संवर्धन भी करे, उसका परिरक्षण भी करे। जैसे आपको कई स्थानों पर लोग धूम्रपान करते हुए मिल जाते होंगे, तो जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का जो प्रोसेस अपनाया गया वो आर्टिकल 48A के तहत अपनाया गया। साथ ही वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। आप जानते हैं कि हमारे वन
जिनसे हमें बहुत सारी लकड़ी प्राप्त होती है जो कि हमारे आम जीवन में उपयोग में लाई जाती है। और वन्य जीव जो कि प्रकृति के संतुलन को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है, ऐसे जीवों की रक्षा की जाएगी। तो प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए और आम जन के जीवन को आसान बनाने के लिए वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास किया गया और ये आर्टिकल 48 के तहत किया गया। आप जानते हैं कि वनों से बहुत सारे लोग अनायास ही लकड़ियां काट कर ले जाते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में तस्करी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी या वुड की तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे, वनों को अनर्गल रूप से काटा जाता रहेगा तो क्या होगा? वर्षा प्रभावित होगी, वर्षा बाधित होगी और वर्षा बाधित होगी तो सूखा पड़ने लगेगा और सूखा पड़ने लगेगा तो हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो कि हमारी आगे आने वाली संस्कृति और पीढ़ियों के लिए घातक सिद्ध होगा। तो आर्टिकल 48 में क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। इसके आगे हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 49, आखिर ये आर्टिकल 49 क्या कहता है? पहले आर्टिकल 49 हम जान लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 49 कहता है इसको रफ ही कर देता हूं ताकि 3 जो आर्टिकल बचे हैं वो पूरे ही यहां पर आ जाएं। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों। स्मारक का मतलब होता है मॉन्यूमेंट्स। वस्तुओं का संरक्षण। अब देखिए, राष्ट्रीय महत्व के किन्हें कहा जाएगा? अरे राष्ट्रीय महत्व के उन्हें कहा जाएगा जिन्हें हमारी विधि के तहत मान्यता प्रदान की गई है या विधि के तहत महत्ता प्रदान की गई है और राष्ट्रीयता का दर्जा प्रदान किया गया है। ऐसे विषयों को हम लोग राष्ट्रीय महत्व का विषय कहेंगे। स्मारक से तात्पर्य क्या है? हमारा लाल किला, हमारा ताजमहल, हमारे बहुत सारे पुरातन काल के जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। उदाहरण के तौर पर हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई जी का महल, बुलंद दरवाजा। इस तरह के बहुत सारे जो स्मारक हैं जिनको राष्ट्रीयता का दर्जा प्रदान किया गया है, इन स्मारकों का संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी भी स्मारक में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश से पहले आपकी तलाशी ली जाती है। कारण
क्योंकि अगर वो स्मारक प्रदूषित होता है या उस पर किसी तरह के स्पॉट्स पड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन स्मारकों की जो सुंदरता है वो प्रभावित हो जाएगी, वो भद्दे दिखने लगेंगे। अब बात आती है स्थान। स्थान से तात्पर्य है वे स्थान जिनको राष्ट्रीय महत्व का आंक लिया गया, जैसे उदाहरण के तौर पर आगरा, उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़, उदाहरण के तौर पर अमृतसर, दिल्ली। इस राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं। इन सभी स्थानों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। तीसरा वस्तु। यहां पर वस्तुओं का तात्पर्य है स्टैच्यूज। स्टैच्यूज का मतलब है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति, इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया और हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं, ऐसे लोगों के जो स्टैच्यूज हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन लोगों के जो स्टैच्यूज हैं, उन स्टैच्यूज को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी राज्य की है और राज्य अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी पूर्वक निभा रहा है। लेकिन यहां पर सिर्फ संरक्षण की बात नहीं की गई, संरक्षण के साथ साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया, संवर्धन। इस संवर्धन का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा न हो जिसके कारण इनको सेल कर दिया जाए, बेच दिया जाए। इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, इनको राज्य के अंतर्गत रखने की भी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। तो राज्य यह दायित्व तो अपना निभाता है कि इस तरह के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का परिरक्षण किया जा सके, उनका संवर्धन किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। आर्टिकल 49 के बाद अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 से में क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका सीधा सीधा अगर अर्थ देखा जाए तो ये प्रतीत हो रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया, यानी कार्यपालिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। कार्यपालिका का कार्य है कार्य योजना या कार्य नीतियां तैयार करना और न्यायपालिका का कार्य है न्याय की व्यवस्था करना। लेकिन यह सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में बहुत सारे छात्र अनभिज्ञ हैं, उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनती है, हमेशा से ये रही है। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन उम्मीद करता हूं कि पूछा अवश्य जाएगा। जैसे ये जो आर्टिकल 50 है, ये बेसिकली आर्टिकल 50 कॉर्नवालिस के कोड पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? कॉर्नवालिस कोड पर आधारित है। अब आप कहेंगे कॉर्नवालिस कोड पर आधारित है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने थे तो सबसे पहले उन्हीं के द्वारा यह प्रक्रिया लागू की गई थी कि जिला मजिस्ट्रेट न्याय संबंधी कार्य नहीं करेगा। इसीलिए इस सिद्धांत को कॉर्नवालिस कोड कहा गया और यह कॉर्नवालिस कोड आज वर्तमान में अनुच्छेद 50 के रूप में हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लिया गया है।
तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कॉर्नवालिस कोड पर आधारित है या कॉर्नवालिस कोड की परिकल्पना पर आधारित है। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 50 या आर्टिकल 50। अब देखिए आर्टिकल 50 के बाद अगला महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है और लास्ट आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो है आर्टिकल 51। क्या कहता है ये आर्टिकल 51? ये कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि राज्य का ये प्रयास होगा कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। यानी इंटरनेशनल लेवल पर अभी हाल की स्थितियों को देखें तो आप देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच संबंधों की तकरार अभी तक जारी है। फिर भी हमारे राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए यानी देशों के बीच या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे विश्व युद्ध होने का खतरा बना रहता है या जो देश की सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित मसले हैं, उनसे संबंधी कोई समस्या है, तो राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मसलों को आपसी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है, यानी हमारे देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे रिलेशन खराब न होने दे। केवल वह कदम कब उठा सकता है जब देश की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा बाधित होती हो और इससे हमारे देश की अखंडता, एकता और शांति को खतरा उत्पन्न होता हो, तब भी राज्य ये प्रयास करेगा कि मध्यस्थता का कोई ऐसा माध्यम निकाल लिया जाए जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बाधित न होने पाए। और आज के समय में क्योंकि ऐसा विवाद चल रहा है, इसीलिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि 100% यह आपकी परीक्षा में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पूछा ही जाएगा। तो क्या है आर्टिकल 51? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। एक बार आर्टिकल्स फिर दोहरा देता हूं। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर व जीवन स्तर का सुधार करने व लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ये कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48A ये कहता है पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन, साथ ही वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण व संवर्धन। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 50 किस पद्धति पर आधारित है? कॉर्नवालिस कोड पर आधारित है, क्योंकि कॉर्नवालिस ने पहले ही जिला मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों को अलग अलग कर दिया था। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि या शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो बच्चों, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में
ऐसा पॉइंट है जो ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जाकर के अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं और मैं आपको निश्चित तौर पर उनका समाधान प्रस्तुत करूंगा। और मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस के लिए आपके सामने उपस्थित हो सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।